नमस्कार फ्रेंड्स। आज ईसीपी के बारे में बात करेंगे कि ईसीपी ट्रीटमेंट। कई लोग बोलते हैं कि हम स्पेशलाइज है ईसीपी में, सब जगह पे मशरूम की तरह ईसीपी सेंटर खुल गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं एमडी डॉक्टर हूँ। अरे भाई, एमडी डॉक्टर 5-7-10% ब्रेन का पढ़ा हुआ होता है, 5-7-10% हार्ट का पढ़ा हुआ होता है, फिर 5-7-10% एब्डोमन का पढ़ा हुआ होता है, फिर लीवर का पढ़ा हुआ होता है, वो स्प्लीन, बोन, स्केलेटन, फिर ब्लड, सबका वो थोड़ा थोड़ा उसको अनुभव होता है और उसका पूरे बॉडी का वो पढ़ा हुआ होता है और पूरे बॉडी की ट्रीटमेंट देता है। तो वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग आप क्लियर कर लीजिए। जो लोग कार्डियोलॉजी में फेलोशिप लिया है वो लोग कांस्टेंट कार्डियोलॉजी के टच में रहते हैं, और जो लोग ईसीपी में रिसर्च किया है उन लोगों का नॉलेज, जो कई लोग डॉक्टर बोलते हैं कि हम तो एमडी है, हम आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा ईसीपी को इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। आपको ईसीपी में प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पूरी कार्डियक साइकिल समझनी पड़ती है, ईसीजी को समझ के फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और रेशियो को समझना पड़ता है, फिर आप प्रॉपर ईसीपी दे सकते हैं। ईसीपी की ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जिसने कार्डियोलॉजी में फेलोशिप किया हो वो ईसीपी में कांस्टेंट उसने काम किया हो, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा ईसीपी में। तो हमारा कहने का मतलब है कि ईसीपी एक आईएबीपी की तरह काम करती है। जो बाईपास सर्जरी में हृदय का पंपिंग कम होता है तो सर्जिकल आईएबीपी, इंट्राएओर्टिक बलून काउंट पल्सेशन डालते हैं एओर्टा में, तो ईसीपी एक्सटर्नली आईएबीपी की तरह काम करती है, कार्डियक डिवाइसेस की तरह काम करती है। ईसीपी मंडे टू फ्राइडे रोज़ 1 कलाक आना होता है, विदाउट ऑपरेशन, कोई सर्जरी नहीं, कोई वार्डकाप नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई नीडल नहीं डालना होता है शरीर में। आपको आके सो जाना है और फिर ईसीपी टेक्नीशियन पैर में 3 हिस्सों में न्यूमेटिक कफ लगाएंगे, चेस्ट में ईसीजी की तरह चेस्ट लीड लगाएंगे। फिर हम जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट का ईसीजी चालू होने के बाद मशीन चालू करते हैं। पेशेंट का ईसीजी स्टेबल है तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सेटिंग करते हैं और रेशियो सेटिंग करते हैं। उसके बाद पेशेंट को बेनिफिट मिलना चालू होता है। ईसीपी का 3 स्टेज होता है। एक फर्स्ट है एक्यूट हीमोडायनेमिक स्टेज, दूसरा एक्यूट वास्कुलर चेंजेस स्टेज होता है, और थर्ड कार्डियक स्टेबिलाइजेशन स्टेज होता है। तो हर एक स्टेज में पेशेंट के मॉनिटरिंग करना पड़ता है, वॉल्यूम ओवरलोड का और पेशेंट के हार्ट बीट का, और पेशेंट का जो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और सिस्टोलिक अनलोडिंग कैसा हो रहा है, पेशेंट का ईसीजी और इको में कोई वॉल मोशन, रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मालिटी नहीं है, वो सब चेक करना पड़ता है। पेशेंट को डीवीटी है कि नहीं वो सब चेक करके बाद में ईसीपी चालू करना पड़ता है। तो ये ईसीपी में बहुत से टेस्ट करा के पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और ईसीपी ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ है। आप कोई भी सेंटर में ईसीपी ले सकते हो और ईसीपी का फ़ायदा भी मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत मशरूम की तरह सेंटर खुल गए हैं। तो कोई भी ऐसे मशीन चालू कर देगा तो आप ईसीपी का ऑटोमेटिक मशीन से ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम फ़ायदा लेना है तो आप ट्रेन डॉक्टर के पास आइए और उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ईसीपी लीजिए, तो आपको
जो हृदय का पंपिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मायोकार्डियल इस्केमिया आपका डिसअपियर हो जाएगा, मायोकार्डियल परफ्यूज़न बढ़ेगा, हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, नेचुरल कोलेटरल्स ब्लॉक वाली आर्टरी के आसपास इतनी सारी मात्रा में जमा हो जाएगी कि आपका हार्ट को भरपूर मात्रा में ब्लड मिलना चालू हो जाएगा, और जो ब्लॉक वाली वेसल है उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता है, जैसे बाईपास सर्जरी में करते हैं। बाईपास सर्जरी में ब्लॉकेज को निकालते नहीं है, खाली एक नली से ब्लॉक को बाईपास करते हैं। ऐसे ईईसीपी मल्टीपल वेसल्स से आपका बाईपास होता है और एंजियोजेनेसिस आर्टेरियोजेनेसिस होती है। तो आप ईईसीपी को प्राधान्य आपिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ईईसीपी लीजिए, आप सर्जरी में से और एंजियोप्लास्टी में से बच जाएंगे। और देखिए, स्टेंट डालने के बाद भी स्टेंट में रीस्टेनोसिस होता है। स्टेंट की जो लोई पतला करने की दवाई बंद कर दो आप, तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ड्यूरिंग स्टेंट एलर्जिक रिएक्शन या हार्ट अटैक अथवा आर्टेरियल डिसेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो स्टेंट वो ज़िंदगी भर आपके साथ चले रहेगा और वो प्रोथ्रोम्बोटिक है। तो स्टेंट के बाद पेशेंट को कभी कभी चेस्ट पेन रहता है कायमी धोरण पे। बाईपास में भी ऐसा है, पेशेंट्स को किसी को अच्छा हुआ, बाकी कई पेशेंट्स को सांस फूलना या दुखावा रहना चालू रहता है। जहाँ स्टर्नम को कट करते हैं वहाँ से पेन चालू रहता है। तो मेन तो डायबिटिक और किडनी पेशेंट को तो बाईपास अवॉइड ही करना चाहिए। और दूसरा, आपकी दवाइयाँ बढ़ जाती है, क्योंकि बाईपास में वेंटिलेटर पे पेशेंट्स को ले जाते हैं, हार्ट लंग मशीन पे ड्यूरिंग प्रोसीजर ले जाते हैं, तो फिर 2 दिन पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो पेशेंट का जो नेचुरल सिस्टम है वो डिटेरियोरेट हो जाता है। तो बाईपास में इसीलिए दवाइयाँ बाईपास के बाद बढ़ती है। तो बाईपास खाली एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए करते हैं, एंड स्टेंट का भी ऐसा है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए करते हैं, फिर रीब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेज ट्रायल के हिसाब से लीजिए, अथवा दूसरे कई ट्रायल हुए, सैटर्न, रिवर्सल, स्टेरॉइड, उस हिसाब से आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को एकदम कम कर दीजिए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाइए और ब्लॉक को स्टेबलाइज कर दीजिए। और दूसरी बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह से आप पेशेंट्स को स्टेबलाइज कर दीजिए। और आप खान पान में अल्कलाइन डाइट, लीला शाक भाजी वाला डाइट 50% और 50% कुक फूड खाइए, और फास्ट फूड, फ्राइड फूड, स्वीट्स, वाइट शुगर, मैदा सबको छोड़ दीजिए और सॉल्ट कम करिए। और आप ईईसीपी ट्रीटमेंट का कोर्स कर लीजिए, हफ्ते में 5 दिन 1 कलाक का, ऐसे 7 हफ्ता ईईसीपी आपको लेना है। तो ट्रेन सेंटर में आप लोगे तो आपको अचूक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपको ईईसीपी ट्रीटमेंट लेने की बार बार सलाह देता हूँ, विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।